स्वागत है बच्चों आपका द स्टडी अड्डा में। जैसे कि हमारी जो क्लासेस हैं अभी पॉल साइंस की चल रही हैं, इसमें अब आज इस सीरीज में हम 4th चैप्टर करने वाले हैं। इससे पहले 3rd चैप्टर के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की वीडियो आपको मिल चुकी होंगी। अब 4th चैप्टर में भी हम इसी तरीके का पैटर्न यूज करने वाले हैं, जिसमें हम आज की क्लास में जो है कॉन्सेप्ट करेंगे पहले इसका। तो चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज। तो संस्थाओं का कामकाज को पहले डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम इसका पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, संस्थाओं का कामकाज और वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो 9th क्लास का ये चैप्टर है, जिसका जो है जो भी पॉइंट्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वाले पॉइंट पे आ गए हैं। लोकतांत्रिक देश में सरकार की विभिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न जो है व्यवस्थाएं होती हैं, अलग अलग संस्थाएं बनाई जाती हैं और संस्थान के अधिकार और कर्तव्य के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। किसमें दिया होते हैं नियम दिए होते हैं संविधान में। तो संविधान में जो लोकतांत्रिक देश है वहां पर संविधान मिलता है। उसी संविधान के अंदर सारे नियम लिखे होते हैं उन संस्थाओं के जो कि लोकतंत्र के लिए काम करते हैं। विभिन्न संस्थाओं व्यवस्थाओं के लिए नियम लिखे होते हैं संविधान के अंदर। कौन कौन सी संस्थाएं जी? 3 प्रमुख संस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है जी? विधायिका है संसद। सभी महत्वपूर्ण जो नीतिगत फैसले होते हैं वो लेने का अधिकार किसके पास है जी? विधायिका के पास है। इसे हम संसद भी कह रहे हैं। अब संसद क्या है जी? संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है। जब भी आपसे कोई पूछे संसद जो है किन किन से मिलकर बना हुआ है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पे दे रखा है संसद के अंग कौन कौन से हैं। राष्ट्रपति हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की कितनी सीट है? 543। राज्यसभा की कितनी सीट है? 250। देखिए आपको सीट भी याद करते हुए चलेंगे, साथ में हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए इतनी। तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा संसद के पार्ट हैं और ये विधायिका के पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं आगे, कार्यपालिका। तो अब राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्र अध्यक्ष, जैसे अभी आप जानते भी होंगे कि फर्स्ट जो सिटीजन ऑफ इंडिया माने जाएंगे वो भारत के राष्ट्रपति माने जाएंगे। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होता है। औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी देश का होता है, क्योंकि जितने भी पॉलिसीज बनेंगी, जो भी लॉज बनेंगे, इनके सभी पे ही साइन होते हैं। तो ये जो है क्या औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से जो है सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। प्रधानमंत्री कौन है जी? पीएम सरकार का प्रमुख होता है। सरकार में जो है मेन जो सदस्य होगा, हमारे इंडिया में जो पावर्स होती हैं सबसे ज्यादा किसके पास होती है? पीएम के पास होती है, यानी प्रधानमंत्री के पास होती है। सरकार का प्रमुख होता है। सरकार की ओर से जो अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करते हैं, क्योंकि अधिकांश अधिकार उन्हीं के पास होते हैं। प्रधानमंत्री को जो होते हैं लोकसभा के सदस्यों का बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। तो लोकसभा के सदस्य जितने होंगे, कितने सदस्य लोकसभा के? 543। उसमें से जो बहुमत होगा इनका, मतलब मोर देन 50% का समर्थन इन्हें प्राप्त होगा, तभी ये प्रधानमंत्री रहेंगे। जैसे ही वो समर्थन खत्म हो जाता है तो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि सरकार गिर जाएगी। तो ये जो है हमने बात की, राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री प्रमुख होता है सरकार का, सारे अधिकार उन्हीं के पास होते हैं, अधिकांश जो अधिकार होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का जो बहुमत का समर्थन होता है वो प्रधानमंत्री को मिला हुआ होता है। संसद के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये संसद आपको राइट में जो है, जो पुरानी वाली संसद थी और जो नई वाली संसद है, दोनों दिखाई गई। तो संसद, किसी भी देश में कानून बनाने का जो सबसे बड़ा अधिकार है संसद के पास है। अगर कोई भी कानून बनेगा वो संसद में बनता है, तो कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं जी। कौन कौन से अंग हैं जी? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है? संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करती है। तो सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करती है संसद। इसके पास जो है हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। जो भी पैसे, जो भी पॉलिसीज के लिए, जो भी कार्य करने के लिए पैसे का जो लेन देन होगा वो यहीं से होगा, संसद से ही होगा, यहीं से बिल पास होंगे। सार्वजनिक मसलों और किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति पर जो है चर्चा के लिए संसद और सर्वोच्च संघ है। संसद में ही जो राष्ट्रीय मुद्दों से रिलेटेड कोई चीज होगी वो संसद में डिस्कस होगी। वही यहाँ पे जो है बात की गई कि सार्वजनिक मसले और राष्ट्रीय नीति पर जो बात होगी या चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, वो संसद में होगा। पैसे का जो नियंत्रण होगा वो संसद के पास होगा। सरकार जो चलाने के लिए जो नियंत्रित कौन करेगा? संसद करेगा। और कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। तो ये संसद के
अधिकार बता दिए क्या क्या है। अब लोकसभा के बारे में जान लेते हैं कि लोकसभा में क्या क्या चीजें होती हैं। लोकसभा यानी लोअर हाउस भी बोलते हैं ऐसे। इसमें टोटल कितने सदस्य जी? 543। पहले कितने होते थे जी? 545 होते थे। तो 2 कहाँ गए? 2 माइनस हो गए, कहाँ चले गए जी? 2019 में जब जाएंगे तो इसके लिए एक लॉ पास हुआ जिसमें जो है जो एंग्लो इंडियन की सीट होती थी, जब ब्रिटिशर्स थे तो उनके जाने के बाद जो है 2 सीट्स एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व की गई, तो वो सीट्स हटा दी गई। और ये लॉ जो है 2019 के दिसंबर में बना, दिसंबर में, और 2020 में इम्प्लीमेंट हुआ। तो 2020 के बाद से ये सीट्स जो है 543 हो गई। अब क्लियर हो गया होगा 543 सीट्स। लोकसभा के लिए जो कार्यकाल होता है जी 5 साल बाद, 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। सदस्यों का चुनाव लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, आप डायरेक्ट वोट करते हैं। एमपीज जो होते हैं आपके लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है उनके लिए आप डायरेक्ट वोट करते हैं, तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से होता है। अधिकतर जो मामलों में सर्वोच्च अधिकार जो है किसके पास होता है? लोकसभा के पास होता है, क्योंकि हमारी जो लोकसभा है वो ज्यादा पावरफुल है। यानी जो हमारे जो राज्य हैं उनसे ज्यादा पावरफुल जो है इनके पास जो है पावर्स हैं। सर्वोच्च अधिकार इसी के पास है। सदस्य अधिक होने के कारण जो विचारों को प्राथमिकता मिलने के विचारों को प्राथमिकता मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि सदस्य ज्यादा हैं, 543 सदस्य हैं। पैसे के मामले में अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास है। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रहता है यहाँ पर। तो मंत्रिपरिषद जो होती है वो सारी चीज मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रहता है। जितने भी मंत्री हैं उन पर जो है इसका किसका नियंत्रण रहता है? लोकसभा का नियंत्रण रहता है। तो ये सारी चीजें हुई। 543 सीट्स हैं, कार्यकाल 5 साल होता है, हर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट आप वोटिंग करते हैं इसमें एमपीज के लिए। सर्वोच्च अधिकार इसके पास है और विचारों को प्राथमिकता मिलेगी क्योंकि ज्यादा सदस्य हैं आपके। पैसे के मामले में अधिकार इसके पास है और मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण होता है इसका। आगे चलते हैं हम राज्यसभा के पास। राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस बोलते हैं। अपर हाउस कितनी सीट्स? 250 सीट्स। कार्यकाल 6 साल। अब जो है यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि 6 साल के बाद अगर इलेक्शन होते हैं, क्या 6 साल के बाद जो है फिर दोबारा से इलेक्शन होते हैं? 6 साल के बाद जितने भी जो है सदस्य थे वो सब जो है मतलब भंग हो जाती है क्या राज्यसभा? तो ये यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि ये राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। भंग नहीं होती का मतलब क्या होता है? भंग नहीं होती का मतलब होगा बेटा कि हर 2 साल बाद यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। हर 2 साल बाद जो है इलेक्शन नहीं होते। हर 2 साल बाद जो यहाँ का प्रतिनिधि है वो रिटायर हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा, मतलब वो हट जाते हैं तो उसकी जगह, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक साथ ही सबको इंक्लूड किया गया। 2-2 साल बाद जो है यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं वो हटते जाते हैं और ऐड होते जाते हैं, इसलिए भंग नहीं होती कभी भी। जैसे लोकसभा है, लोकसभा जो है 5 साल के बाद खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा से इलेक्शन होंगे और सभी जो 543 सदस्य हैं वो फिर दोबारा से आएंगे। यहाँ पे 250 सदस्य में से कुछ सदस्य की जो 6 साल हैं वो पूरे हो जाते हैं, तो अगले वो सबके एक साथ पूरे नहीं होते, 250 के अलग अलग टाइम पीरियड पे होते हैं, इसलिए लोकसभा ये जो राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होती। आप याद रखेंगे, आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष, यानी कि अब जो लोग हैं वो डायरेक्ट वोट नहीं करते, इनको जो है हम डायरेक्ट वोट नहीं करते। तो ये कहाँ से आते हैं जी? ये आते हैं आपके जो विधानसभा होती है। विधानसभाएं जो है यानी कि राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो जो है इलेक्ट करके भेजती हैं ना अपने यहाँ से, अपने राज्य से। तो इनका जो है चुनाव जो है डायरेक्ट नहीं हो रहा है, प्रत्यक्ष होता है। राज्यों के संबंध में इनके पास विशेष अधिकार होते हैं, तो राज्यों के संबंध में होता है इनके पास विशेष अधिकार राज्यसभा के पास। सदस्य कम होने के कारण विचारों को प्राथमिकता नहीं होती क्योंकि यहाँ पे सदस्य कम हैं। पैसे के मामले में जो अधिकार है वो किसके पास है? ज्यादा लोकसभा के पास, तो यहाँ पे इनके पास कम अधिकार होंगे। मंत्रिपरिषद पर सीधा नियंत्रण नहीं होता यहाँ पर क्योंकि जो राज्यसभा है उसके पास पावर्स भी कम है। दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। राज्यसभा अपर हाउस बोलते हैं इसे। 250 सीट्स हैं इसमें। कार्यकाल 6 साल का होता है, ये कभी भंग नहीं होती। हर 2 साल के बाद जो है इसके जो सदस्य हैं वो बदलते रहते हैं। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट, यानी कि राज्य की विधानसभाएं जो हैं वहां से जो है चुन के आते हैं। राज्यों के संबंध में विशेष अधिकार होते हैं इनके पास। सदस्यों के विचार जो कम संख्या होने के साथ यहाँ पर प्राथमिकता नहीं मिलती उनके विचारों को। पैसे का इनके पास अधिकार कम होते हैं और मंत्रिपरिषद पर सीधा नियंत्रण नहीं होता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं, कार्यपालिका को समझते हैं। किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले लेते हैं। अब जैसे हम सरकार किसे बोलते हैं?
सरकार वही नहीं है जिसे हमने चुन के जो प्रतिनिधि चुने, जो यानी कि आपकी विधानसभाएं हैं या फिर लोकसभा है, राज्यसभा है, सिर्फ यही सरकार नहीं है। सरकार में वो व्यक्ति भी शामिल है जिसे हम सरकारी नौकरी या सरकारी कर्मचारी भी कहते हैं। वो आपके IAS अफसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, वो सभी इसमें शामिल होते हैं। तो रोजमर्रा के फैसले में करते हैं और सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका, ये जो जितने भी सभी अधिकारी हैं वो कार्यपालिका में आते हैं, क्योंकि वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस कार्य को, जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है। दो तरीके की होती हैं ये, एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है और एक स्थायी कार्यपालिका होती है। अब राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है जी? जनता द्वारा खास अवधि के लिए जो चुना जो नेता है, जो प्रतिनिधि हैं, वो आपने भेजे, वो राजनीतिक कार्यपालिका है। राजनीतिक नेता जो है इसी श्रेणी में आते हैं। पहला क्लियर हो गया होगा, इसमें नेता आते हैं। फिर स्थायी कार्यपालिका कौन सी हुई? स्थायी कार्यपालिका हुई जो लंबे समय के लिए नियुक्त होते हैं, यानी लोक सेवाओं में काम करने वाले सिविल सर्वेंट्स, जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो इसमें आते हैं और राजनीतिक कार्यपालिका के तहत ही काम करते हैं, यानी कि जो राजनेता हैं उन जो पॉलिसीज बनाएंगे उस पर ही काम करते हैं। तो स्थायी कार्यपालिका ही हमेशा रहेगी जब तक इनका जो रिटायरमेंट नहीं होता, 62 ईयर्स या जो भी है 65 ईयर्स कुछ जो संस्थाओं में। और राजनीतिक कार्यपालिका जो आपके नेता हैं जिनका प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होगा, ये अस्थिर हैं, एक विशेष अवधि के लिए हैं। अब चलते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसको जानते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में क्या क्या चीजें हैं। प्रधानमंत्री जो है सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पद है, क्योंकि हमारे देश में, भारत में, यहाँ पर जो पावर्स हैं वो किसके पास हैं? सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के पास हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी। अब राष्ट्रपति जो है, लोकसभा के इलेक्शन हुए, इसमें जो है जिस भी पार्टी के पास सबसे ज्यादा बहुमत आया, यानी मोर देन 50, यानी 543 में से जो है इसका हाफ कर दें, उससे ज्यादा जो है मोर देन 50% इसका अगर ले आती कोई पार्टी, तो राष्ट्रपति उस पार्टी के लिए जो है लोगों को बुलाएगा और उसको जो है प्रधानमंत्री चुनने के लिए नियुक्त करेगा। ये बहुमत वाली पार्टी के लिए होगा जिसको मिला। और पार्टी के गठबंधन अगर होता है तो गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो यानी इनमें जो है जो भी इनका जो प्रमुख नेता होगा उससे जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। कौन नियुक्त करता है जी? राष्ट्रपति करता है। आपको क्लियर याद रहना चाहिए कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, अब राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री सलाह देंगे कि जी ये जो है मंत्रियों को, हमारे जो मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे तो दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्रिपरिषद उस निकाय का नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। तो मंत्रिपरिषद क्या है? जिसमें सारे मंत्री आ जाए वो मंत्रिपरिषद है। एक होती कैबिनेट, कैबिनेट आगे दी है, चलो उसमें ही पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद में समझ गया, जिसमें सारे मंत्री आ गए वो मंत्रिपरिषद है। तो कैबिनेट मंत्री क्या हुए? सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ नेता। वरिष्ठ नेता कैसे? जैसे कि इसमें जो है बड़े बड़े जो अधिकार हैं वो उनको प्रदान किए जाते हैं। जैसे वर्तमान में जो है जो गवर्नमेंट है उसमें जो है डिफेंस मिनिस्टर कौन होंगे, एजुकेशन मिनिस्टर कौन होंगे, होम मिनिस्टर कौन होंगे, जो बड़े पद हैं वो उनको प्रदान किए जाते हैं जो पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं, वही कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। ठीक है जी। फिर स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालय, जो स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्री यानी छोटे जो मंत्रालय होते हैं वो उन्हें देखते हैं। और राज्य मंत्री अपने विभाग के, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं बड़े, जो जिनके पास जो जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है, अब एजुकेशन मिनिस्टर पूरे देश का तो नहीं देख सकते चीजें, तो उनके साथ राज्य मंत्री भी होते हैं। राज्यों में भी जो एजुकेशन मिनिस्टर होंगे उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। वो कैबिनेट मंत्री जो होंगे, एजुकेशन मिनिस्टर जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी सहायता करने के लिए राज्य मंत्री होते हैं। और जो सारे मंत्री हैं वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा है। फिर दोबारा से एक बार रिवीजन करते हैं इस वाले पेज को। कार्यपालिका विभिन्न स्तरों में ऐसे अधिकारी जो रोजमर्रा के फैसले लेते हैं, सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में राजनेता आते हैं जो कि चुने जाते हैं एक विशेष अवधि के लिए। स्थायी कार्यपालिका जो है गवर्नमेंट जॉब के थ्रू आते हैं, सिविल सर्वेंट्स जिनकी जो है स्थायी होते हैं, ये अपने जो रिटायरमेंट के बाद ही जो है हटते हैं, उन्हें जो है लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है। फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण पद है हमारे देश का, और उसको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। किसे नियुक्त करेंगे? या तो जिस पार्टी ने ज्यादा बहुमत लिया हो उनके प्रमुख नेता को, या फिर जो है गठबंधन वाली सरकार के नेता को नियुक्त करेंगे वो प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद क्या है? जिसमें सारे मंत्री आ गए वो मंत्रिपरिषद। कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या है? जो सत्ताधारी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा जो बहुमत हासिल किया, उस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो कि वो सारे जो मेन जो मिनिस्ट्रीज हैं उन्हें संभालेंगे,
उन्हें कैबिनेट मंत्री कहते हैं। स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्री कौन से होते हैं? जो छोटे मंत्रालय संभाल रहे हैं। राज्य मंत्री कौन होंगे? जो कैबिनेट मंत्री के साथ सहायता करते हैं। अगला आ गया, भारत के राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए कुछ योग्यताएं हमारे संविधान में दी गई हैं। क्या क्या योग्यताएं? पहला, सबसे पहला तो बात है भाई वो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहला। आयु कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स होनी चाहिए उसके। दिवालिया या सजायाफ्ता यानी जो है दिवालिया यानी वो व्यक्ति बैंकरप्सी में जो है दोषी ना हो। पहले ये थर्ड पॉइंट हो गया। किसी सरकारी पद लाभप्रद पद पे मतलब वो जो है सरकारी जो पद है उस पे जो है बेनिफिट ना ले रहा हो वो व्यक्ति, और लोकसभा का सदस्य जो बनने की योग्यता रखता हो वो व्यक्ति। 5 चीजें हुई। फर्स्ट, नागरिक होना चाहिए भारत का। सेकंड जो है 35 ईयर एज होनी चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। फोर्थ, सरकारी जो पद पे जो है लाभ ना उठा रहा हो। और फिफ्थ जो है हमारा कि लोकसभा के सदस्य बनने की जो योग्यताएं हैं वो उस पर जो है खरा उतरे यानी कि योग्य हो उसके लिए। तो ये हमारे जो राष्ट्रपति हैं बनने के लिए अनिवार्य जो है योग्यता है। अब भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्या है, सरकार का मुखिया है वो व्यक्ति, बिल्कुल। विवादों में अंतिम निर्णय करता, कोई भी विवाद होगा उसमें जो है निर्णय करता वही होगा। कैबिनेट मंत्री मैंने अभी बताया था, सत्ताधारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उसमें कैबिनेट वही मिलकर कैबिनेट बनाते हैं। और कैबिनेट की अध्यक्षता कौन करेगा? वो प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय, इतने सारे विभाग हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, इन सभी का जो है विभागों का जो है समन्वय जो कौन करेगा? वो भी पीएम करेंगे। थर्ड है विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी भी करते हैं, उस पर देख रेख करते हैं कि कार्य सही रूप से हो रहा है या नहीं। मंत्रियों को विभागों का वितरण, जो भी मंत्री हैं उनको जो विभाग दिए जा रहे हैं वो भी वितरण कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे। किसी मंत्री को बर्खास्त, अगर कोई मंत्री जो है कार्य नहीं करता है तो उसको बर्खास्त करने का अधिकार भी किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। जैसे कि आपने 2019 में 20 के बाद जब लॉकडाउन हुआ, कोविड आया, उसके बाद बहुत सारी जो मिनिस्टर्स थे उनको चेंज किया गया, बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया उनके पद से। तो ये जो है करने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। तो फिर दोबारा से हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार क्या है। सरकार का मुखिया होता है, अंतिम निर्णयकर्ता भी यही होता है, कैबिनेट की अध्यक्षता करता है, विभिन्न विभागों से समन्वय करता है, सामान्य निगरानी करता है सभी विभागों की, मंत्रियों के विभागों का वितरण भी यही करता है, और बर्खास्त करने का अधिकार होता है किसी भी मंत्री को। अब है राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति। राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं? सभी प्रमुख फैसले और नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। जितने भी प्रमुख फैसले होंगे और नियुक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति जी के नाम पर होती हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ पावर्स नहीं है पर जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से चलती हैं। चाहे कोई लॉ बने उस पर भी साइन उन्हीं के होने, नियुक्तियां होनी उस पर भी साइन उनके होने, फैसले होंगे उन पर भी साइन उनके होंगे। तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ एक मुख्य जो है पद है। सभी अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होंगे राष्ट्रपति के साथ, जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो रहे हैं वो भी राष्ट्रपति के नाम पे हो रहे हैं। रक्षा बलों का आपको पता है कि तीनों जो हमारे रक्षा बल हैं उनके प्रमुख भी कौन है? राष्ट्रपति होते हैं। किसी भी बिल को कानून, जो बिल है उसको कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर चाहिए। राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो वो कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, हमने पीछे जान चुके हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सभी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं, तो राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं सारी जो सरकारी गतिविधियां होती हैं। ठीक है जी, ये जो है आपकी राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति हैं। क्या क्या है? सभी प्रमुख फैसले और नियुक्तियां किसके नाम पर होंगी? राष्ट्रपति के नाम पर। अंतर्राष्ट्रीय समझौते किसके नाम पर होंगे? राष्ट्रपति के नाम पर। सभी जो तीनों हमारे रक्षा बल हैं उनका जो प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति हैं। कोई भी बिल अगर कानून बनाना है उस पर हस्ताक्षर किसके होंगे? राष्ट्रपति के होंगे। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेंगे। जो भी सरकारी गतिविधियां होंगी वो किसके नाम पर होंगी? राष्ट्रपति के नाम पर। तो यहाँ से आपको पता चला होगा राष्ट्रपति का पद भी हमारे देश में कितना प्रमुख है। उनके नाम से जितने भी ये सारे कार्य हैं वो उन्हीं के ही हस्ताक्षर से या उन्हीं के नाम से चलते हैं। अब राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती। जैसे
यूएसए में क्या होता है, यूएसए में वो डायरेक्ट वोटिंग होती है, डायरेक्ट वोटिंग होती है वहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट वोटिंग होती है। पर हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ नहीं होती है, हमारे यहाँ डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है। कैसे होती है, इनडायरेक्टली होती है। कैसे, जो सांसद हैं जिनको हमने वोट दिया, यानी जो एमपीज हैं, एमपीज को जो वोट दिया, और राज्य की विधानसभाएं यानी एमएलए जो हैं उनको जिनको वोट दिया, वही उन्हें, ये सभी लोग जो हैं प्रेसिडेंट को चुनते हैं। अब इसमें कौन कौन नहीं आता, इसमें जो राज्य की विधानसभाएं आ गई और संसद आ गई, यही जो है लोग जो है चुन रहे हैं। तो ये जो है डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं, हम डायरेक्टली जो है नहीं चुनते। कौन चुनता है, जिन्हें हमने चुन के भेजा प्रतिनिधि के तौर पे, वही जो है मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इनडायरेक्टली यूएसए में कैसे होता है, डायरेक्ट वोटिंग होती है प्रेसिडेंट के लिए। न्यायपालिका के बारे में जान लेते हैं जी। न्यायपालिका, न्यायपालिका में आप देख रहे होंगे 3 तरीके की न्यायपालिका है हमारे यहाँ। सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, जिला न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो आपके रीजनल कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे देश के लिए है, हाई कोर्ट जो है राज्यों के लिए है, और जिला न्यायालय जो है स्थानीय स्तर पर होता है। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, एकीकृत है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय देश के न्यायिक जो प्रशासन को नियंत्रित करता है, कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे सुप्रीम है, तो ये एकीकृत न्यायपालिका है हमारी, क्योंकि वो जो सर्वोच्च न्यायालय है वही सबको प्रशासन को नियंत्रित करता है। सर्वोच्च न्यायालय, अगर आपकी न्यायालय में जो है, जिला न्यायालय में कोई बात नहीं सुनी जा रही और आप उसके जो फैसले से अगर सहमत नहीं है, तो आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और न्यायपालिका और हमारी कार्यपालिका और विधान तीनों जो हमारी जो चीजें हमने पढ़ी पीछे, तीन जो प्रमुख संस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा था, 3 प्रमुख संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके जो अधिकार क्षेत्र हैं सबके अलग अलग हैं। ये जो हैं इक्वल हैं तीनों अपनी स्टेज पे, और ये एक दूसरे के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करती। तो ये सारी चीजें जो हैं, पर न्यायपालिका जो है जब जो है नागरिकों के अधिकारों का हनन हो, या फिर संविधान में कुछ जो है परिवर्तन हो और जो संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध हो, ऐसा कोई कानून आता है, तो न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है ऐसे। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में देखें तो न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है, ये हम बात कर रहे थे, क्योंकि तीनों स्वतंत्र हैं। न्यायपालिका किसी के भी अंडर नहीं आती, ना तो विधायिका ना कार्यपालिका, क्योंकि तीनों के पास जो है इक्वल पावर्स हैं, अपनी अपनी पावर्स हैं, अपनी पावर का यूज करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, चाहे वो हाई कोर्ट के हों चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। परंतु नियुक्ति के बाद अगर उनके पद से हटाना असंभव होता है, क्योंकि बहुत ईजी नहीं होता जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को। उसके लिए क्या लेके आया जाएगा, महाभियोग लाया जाएगा, जिसके द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या करने की अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है, उनको संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। दोनों को संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनके जो व्याख्या है, उसकी व्याख्या करने का अधिकार जो दिया गया है, वो दोनों को दिया गया है। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो भारतीय न्यायपालिका के जो अधिकार हैं और स्वतंत्रता है वो क्यों दी गई, कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके रक्षक के रूप में उन्हें क्षमता प्रदान करते हैं। आर्टिकल जो है आर्टिकल 32 में जो है, अगर हमारे मूलभूत जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनका हनन होता है, तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, हम बात कर चुके हैं। यदि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है, तो केंद्र और राज्य ऐसे कानूनों को अमान्य घोषित कर सकते हैं। तो ये जो है हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर कोई भी ऐसा कानून जो कि मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध है संविधान के, तो उस कानून को जो है रद्द किया जा सकता है, उस कानून को जो है रद्द कर सकती है न्यायपालिका। तो ये जो है उसके पास अधिकार है। तो कि हमारे यहाँ किस तरीके की व्यवस्थाओं के बारे में जाना, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में, जिसमें हमने बात की संस्थाएं, 3 संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में। तो संसद में 3
जो अंग है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में जाना, उनकी सीट्स के बारे में जाना। फिर उसके बाद राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्यों का बहुमत मिलता है, उसे समर्थन मिलता है। संसद के बारे में जाना कि वो जो है सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करती है, पैसे पर नियंत्रण होता है उसका, और राष्ट्रीय नीति जो है बनाने में, सार्वजनिक मसले जो होते हैं उनकी चर्चा के लिए संसद में होती है उसकी चर्चा। फिर लोकसभा के बारे में जाना, कितने सदस्य हैं, कितना जो है कार्यकाल, इसी तरीके से राज्यसभा के कितना सदस्य हैं, उनके कार्यकाल। कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका होती है, स्थायी कार्यपालिका होती है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के बारे में जाना, प्रधानमंत्री हमारे यहाँ कैसे एक महत्वपूर्ण पद है। मंत्रिपरिषद जो मंत्रियों की जो है, जिसमें सारे मंत्री आ जाते हैं, मंत्रिपरिषद। फिर कैबिनेट, जिसमें जो है जो सत्ताधारी पार्टी है उसके वरिष्ठ नेता आते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए क्या अनिवार्य योग्यता है, इसके बारे में जाना। इसी तरीके से प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं, इसके बाद राष्ट्रपति की क्या जो है कार्य हैं और शक्तियां हैं। फिर राष्ट्रपति किस तरीके से जो है हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है राष्ट्रपति का। न्यायपालिका के बारे में जाना हमने, एकीकृत न्यायपालिका है हमारे यहाँ, और न्यायपालिका में जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करने के बाद जो है नहीं हटाया जा सकता। किस तरीके से हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इनके पास व्याख्या करने का भी अधिकार होता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। और कोई भी लॉ ऐसा बनता है जो कि जो है हमारे संविधान के खिलाफ हो, या तो उसको भी जो है खत्म किया जा सकता है। कौन खत्म करेगा, न्यायपालिका जो है उसे खत्म कर सकती है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीपीटी जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सभी सोशल मीडिया पे हमारा जो चैनल का जो है आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, आपको आप चेक कर सकते हैं लिंक। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।